वक्फ अगर किसी संपत्ति पर दावा करता है तो उसको कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। 2005 में ताजमहल को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई। 1954 में जवाहरलाल नेहरू के समय वक्फ अधिनियम प्रस्तुत किया गया। तो वक्फ अगर कहीं पे खड़ा होता है तो ये गलत तरीका है। जिसके पास जो जमीन है उसकी वो जमीन है। वैसे अगर आप कहेंगे तो अकबर के समय तो सारा मुस्लिम एरा के टाइम में तो सारी जमीन ही मुस्लिमों की थी। वक्फ की संपत्ति कैसे बढ़ते चली जा रही है, विपक्ष को भी समझना चाहिए। बहुत सारे फोरम है, बहुत जगह बात कर सकते हैं, ना कि सिर्फ सेंटिमेंट लोगों का ले, वोट हम लोगों का ले, इसलिए हम ये सब चीजों को करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त में, हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि संसद में वक्फ अधिनियम की रिपोर्ट को पेश किया गया है, जिसको लेकर संसद में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार तरह तरह के सवाल खड़े कर रही है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार संजीव कुमार जी हैं। जानेंगे उनसे इस रिपोर्ट के बारे में। सर, जो ये वक्फ बिल है जो अभी पेश किया गया है, इसको लेकर तरह तरह के विवाद उठ रहे हैं। क्या है इसका बैकग्राउंड, इसके बारे में आप कुछ विस्तार से थोड़ा बताएं। वक्फ क्या है? वक्फ मतलब अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर आप कोई भी वस्तु या दान संपत्ति देते हैं तो उसको वक्फ कहा जाता है। पुरानी समय से ये बात चली आ रही है, लेकिन अंग्रेजों ने 1923 में जब पार्टीशन की बात उनके मन में आई कि भारत को क्या बांटो और राज करो वाली जो स्थिति थी, उस समय ये बिल को लाया उन्होंने। और ये उद्देश्य उनके सामने ये रखा कि हम इसके माध्यम से मुसलमानों को कि जो वक्फ की जो संपत्ति है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि इसको लेकर के चैलेंज भी किया था लोगों ने, और ये प्रिवी काउंसिल तक, यानी कि सुप्रीम जो लंदन में जो प्रिवी काउंसिल होता था उस पर ये गया था, और चार जजों की जो कोर्ट थी इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अंग्रेजों को लगा कि नहीं, आगे चल करके हमारे एक काम आ सकता है, इसलिए उसको इन्होंने रखा। आज़ादी मिलने के बाद 1954 में जवाहरलाल नेहरू के समय वक्फ अधिनियम एक प्रस्तुत किया गया। उसमें ज्यादा अधिकारी इस वक्फ को नहीं दिया गया था। 1964 में इसमें थोड़ा सा बदलाव लाया गया, लेकिन 1994 में वक्फ को असीमित अधिकार दे दिए गए। यानी कि वक्फ किसी भी संपत्ति पर चाहे तो अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। 2013 में इसमें और बढ़ोतरी किया गया, यानी कि वक्फ अगर किसी संपत्ति पर दावा करता है तो उसको कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। वक्फ के द्वारा जो नियुक्त लोग हैं वही बताएंगे कि वक्फ की संपत्ति है या नहीं। और आप आंकड़े भी देखिए कि वक्फ को लेकर के मेरे पास जो आंकड़े हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, उसके हिसाब से जो वक्फ की जो संपत्ति है 2009 में 4 लाख एकड़ संपत्ति हुआ करती थी, 4 लाख एकड़ जमीन हुआ करती थी वक्फ के पास। लेकिन कुछ ही वर्षों में बढ़ करके ये जमीन 2022 तक जो वक्फ के पास संपत्ति है वो 8,65,644 अचल संपत्तियां हो गई। अब ये अचानक जो बदलाव आया, 13 वर्षों में अचानक उछाल कैसे आ गया? जहां जमीन सिमटते जा रहा है, आबादी बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से आप भी देखती होंगी कि लोग अब खाली जगह पे मकान बना रहे हैं, जमीन सिमटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। लेकिन वक्फ की संपत्ति कैसे बढ़ते चली जा रही है, इस पे विवाद हुआ। और कई जगह से ऐसी भी खबरें आई कि लोगों ने दावा कर दिया, फतुहा की घटना है, फतुहा पे एक पूरे के पूरे गांव की जमीन को इन लोगों ने कह दिया कि वक्फ की संपत्ति है। आपको मजे की बात यह है कि ताजमहल 2005 में ताजमहल को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई। अब ताजमहल हम सबको लोगों को मालूम है कि ताजमहल मुमताज महल के लिए बनाया गया था, और बाकी चीजें सबको मालूम है, उसकी कहानी बैकग्राउंड पता है। तो इसको लेकर के इस बार सरकार को लगा कि नहीं, ये इसमें कुछ तो गड़बड़ी है। तो इसको लेकर के एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। काफी नामों क्योंकि सरकार अगर सीधे सीधे ला देती तो एक जो सरकार की छवि बन गई है, खास करके भारतीय जनता पार्टी की, मुस्लिम विरोधी है, क्योंकि वास्तव में मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। लेकिन खैर, तो इसको लेकर के इन्होंने कहा कि नहीं, हम साहब एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था करना चाहते हैं जिसमें सभी दलों के लोग रहेंगे, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सार्वजनिक रूप से जाकर के सभी लोगों से मिलजुल करके अपनी बातों को, लोगों के विचारों को रखेगी, प्रस्तुत करेगी, और तब जाकर के वक्फ अधिनियम में जो भी संशोधन करना है वो हम करेंगे। और जो असीमित अधिकार दे दिए गए थे उसको कर्टेल करने की बात थी। उसको लेकर के विपक्ष आदतन जो अपनी हंगामा करता है वो अपनी आदतन हंगामा कर रहा है। तो अब क्या है कि विपक्ष की जो सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए, दुर्भाग्य से इस देश में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहे या कांग्रेस विपक्ष में रहे, वो सकारात्मक भूमिका नहीं देखने को मिलती है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में देखने को मिलती थी।
तो इसको लेकर के ये समझना चाहिए कि आप, बहुत सारे फोरम हैं, विपक्ष को भी समझना चाहिए, बहुत सारे फोरम है, बहुत जगह बात कर सकते हैं, उस पर अपनी बात को कहना चाहिए, ना कि सिर्फ सेंटिमेंट लोगों का लें, वोट हम लोगों का लें, इसलिए हम ये सब चीजों को करें। सर आपसे पूछना चाहेंगे कि जो जमीन में बढ़ोतरी तो एक बैग से नहीं हुई, धीरे धीरे हो रही थी और फिर जाके लास्ट में एकदम बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई थी, इसको लेकर पहले कुछ कदम क्यों नहीं उठाया गया? नहीं, क्या है ना, मैंने कहा कि 1995 में जो संशोधन आया उसमें जो असीमित अधिकार दे दिए गए, उसके बाद से और खास करके 2013 में, यानी कि जब सरकार को लगा कि ये 2000 मनमोहन सिंह की सरकार की जो अंतिम वर्ष थे, उसके बाद से आप देखिए कि कितनी बढ़ोतरी हुई, यानी कि 2013 से 2023 के बीच में विशेष करके संपत्तियों में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो इस पर एक बार देखना चाहिए। अच्छा, वक्त के नाम पे अगर कोई संपत्ति आप कर देती हैं तो आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते थे, यानी कि अगर किसी ने संपत्ति घोषित कर दी या आप वक्त ने क्लेम कर दिया कि ये संपत्ति मेरी है, तो संपत्ति, आपके पास भी जमीन होगा जहां से भी बिलोंग करती है, अगर उस पर किसी वक्त ने दावा कर दिया कि ये संपत्ति मेरी है, तो अब आपको साबित करना होगा कि नहीं, ये संपत्ति आपकी नहीं मेरी है। वक्त नहीं क्लेम करेगा कि वो संपत्ति उसकी है या नहीं है। अब आपको बताना है, जैसे कि महिलाओं के केस में होता है कि महिला उत्पीड़न को लेकर के अगर कोई महिला आरोप लगा देती है तो अगले को साबित करना पड़ता है, या शेड्यूल कास्ट एक्ट में है कि अगले को साबित करना पड़ता है कि मैं निर्दोष हूँ, महिला को साबित नहीं करना है कि वो दोषी है। उसी तरह वक्त में ये बात है कि वक्त ने अगर दावा कर दिया है कि ये जमीन मेरी है, तो जिसकी जमीन जाएगी उसको दावा करना है कि उसको अपना वक्त के सामने ही अपना दावा प्रस्तुत करना पड़ेगा कि नहीं, ये साहब संपत्ति वक्त की नहीं बल्कि मेरी है। अब मतलब कि क्या कहिए कि चोर भी वही और जज भी वही, यानी दोनों की भूमिका में जब आप चले आते हैं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि इसी को सोच करके केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया। सांसद ओवैसी का कहना है कि यह मुसलमानों को बर्बाद करने वाला बिल है, तो सर इस बात से अब कहाँ तक सहमत है? क्या उनका कहना उचित है? नहीं, मुसलमानों को बर्बाद करने की कहाँ से बात है, न तो मुसलमान, कोई भी बिल जो होता है, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर पावर लॉबिंग होती है। ओवैसी जिस संप्रदाय के माध्यम से जिसकी वोटों की वो राजनीति करते हैं, उनके सेंटिमेंट को बताना, उनके वो साबित उनको ये करना है कि मैं ही तुम्हारे बातों का रखवाला हूँ, और उनके सेंटिमेंट के साथ वो खेलना भी है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा दावा किया है। आप याद कीजिए, उस समय एक बात उछली थी कि इस देश पर संपत्ति पर पहला अधिकार किसी को है तो मुसलमानों का है। अब ये देश को, संसद को ये समझना पड़ेगा कि इस देश में अल्पसंख्यक कौन है। क्या किसी की आबादी कम है, बहुसंख्यक आबादी से जिसकी भी कम होगी वो अल्पसंख्यक होगा। अगर मुस्लिम दावा करते हैं कि हमारी, एक तरफ वो दावा करते हैं कि हमारे पास आबादी 20% है, तो अल्पसंख्यक कैसे हैं? 1%, 2%, 3%, ये अल्पसंख्यक माना जा सकता है। यानी कि अगर कोई बच्चा किसी परिवार में अगर सामान्य कद काठी का है और कोई ज्यादा मोटा है, तो आप कैसे कह देंगे कि कुपोषित है? कुपोषण का तो कुछ एक मानक होता है ना, कि भाई इसके पास रिकेट्स है, उसकी हड्डी कमजोर है, या एकदम सुखंडी टाइप का लग रहा है, या उसको कई बीमारियों से ग्रस्त है सही खान पान के कारण। लेकिन अगर कोई अच्छा चलता फिरता है, थोड़ा पतला दुबला है, तो उसको आप कैसे कह सकते हैं? तो ये कहना बड़ा गलत है। अब संसद को तो ये तय करना पड़ेगा मेरे विचार से कि यहाँ इस देश में अल्पसंख्यक कौन है। मुझे लगता है कि ओवैसी जी का भी जो दावा है वो सिर्फ इसीलिए है कि वो मुसलमानों को ये बात मैसेज देना चाहते हैं कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, और मुझे इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि मुस्लिम विरोधी है। तो क्या इसके पहले जितनी बातें हुई थी सब मुस्लिम विरोधी थी? 2013 के पहले जितनी भी बातें थी, 2013 के ओवैसी जी कहते हैं कि 2013 के पहले जितनी सरकारें थी सब मुस्लिम विरोधी थी, 2013 के बाद ही से मुस्लिम समर्थन सरकार आई है। ऐसा नहीं है, मेरे समझ से ऐसा कुछ नहीं है। सर जब से यह इस रिपोर्ट को सदन के पटल पे रखा गया है, विपक्ष के नेताओं, जो नेता हैं वो मतलब सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि उसके जो है उससे संबंधित कुछ जो उसमें कमेंट है उसको डिलीट किए गए। तो क्या ये संभव है कि ऐसी, मतलब अगर आप संसद में किसी बिल को, आप किसी रिपोर्ट को पेश करते हैं और उसमें से आप कमेंट को डिलीट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ चीजें होंगी जो कि असंसदीय, अमर्यादित होती हैं, उसे अध्यक्ष महोदय को ये अधिकार रहता है कि वो डिलीट कर सकते हैं। अब गाली गलौज रहता है, सदन में भी ये बातें होती है ना, तो कई चीजों का आया था कि सदन की कार्रवाई से उसे हटा दें। अगर ऐसा है तो उनको बात करनी चाहिए, क्योंकि जब ये कोई, आप ऐसा समझिए, सदन की जो कार्रवाई होती है, कोई महत्वपूर्ण बिल आते हैं तो उसको पहले ही सारे सदस्यों को प्रस्तुत दे दिया जाता है। तो अगर ऐसा होता तो आज ये बात क्यों उठ रही है? ये तो पहले ही उठनी चाहिए थी। तो ये इसका मुझे लगता है कि ये कोई आधारहीन है,
और सिर्फ हंगामा मचाने के लिए कुछ किया जा रहा है। सर, इस वक्फ बोर्ड को लेकर बिहार में कोई मतलब विवाद हुआ है क्या, जिससे आम लोगों के जीवन पे बुरा असर पड़ा हो? कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें सरकार पूरी संपत्ति पर ही वक्फ में दावा कर दिया है। बिहार में पटना के समीप एक पूरे गांव, लगभग 1 साल के पहले ये घटना सामने आई थी, पूरे गांव को ही इन्होंने कहा कि ये मेरी वक्फ की संपत्ति है। अब ये क्लेम कर लेना, वहां पे मंदिर भी है साहब, वहां पे सब कुछ है। अभी एक खबर आई थी कि कब्रिस्तान को लेकर के वो दावा किया था लोगों ने कि कब्रिस्तान है, जबकि वो कब्रिस्तान था ही नहीं। अब तो इसको लेकर के काफी विवाद बिहार में भी हुए हैं और ये उचित नहीं है। वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है उसकी रक्षा होनी चाहिए। अगर सही मायने में सही ढंग से उसको वक्फ को हस्तांतरित किया गया है तो उस पर तो कोई विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन और विवाद होता भी नहीं है। लेकिन अगर कोई संपत्ति वक्फ की है ही नहीं और उस पर कोई दावा कर दे वक्फ को लेकर के, तो इस पर तो संज्ञेय मतलब मामला है। और अभी जो मैंने बताया कि फतुहा में एक मामला आया था जिसमें फतुहा में उन्होंने पूरे गांव को ही संपत्ति बता दी। एक मामला मैंने पहले ही बताया कि 2005 में ताजमहल को ही वक्फ की संपत्ति बता दी गई। तो ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। किसी मंदिर को भी लेकर के 1-2 मंदिरों के बारे में भी वक्फ ने कहा कि ये वक्फ की संपत्ति है। अब इसको लेकर के वक्फ के क्या क्या संपत्ति है, मैंने कहा भी आपको कि 4 लाख एकड़ उनके पास जमीन थी, वो बढ़ करके लगभग 9 लाख एकड़ जमीन हो गई। तो इसको लेकर के थोड़ी सी भ्रांति है, क्योंकि सामने प्रत्यक्ष तो दिखता है ना कि ये जमीन पहले हमारी थी, हमारे दादा परदादा, फतुहा में भी ये हुआ था। 6 पुश्तों से वो लोग उस जमीन को देख रेख करते चले आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, और अचानक वक्फ वहां पे खड़ा हो गया। वक्फ अगर कहीं पे खड़ा होता है तो ये गलत तरीका है। जिसके पास जो जमीन है उसकी वो जमीन है। वैसे अगर आप कहेंगे तो अकबर के समय तो सारा मुस्लिम एरा के टाइम में तो सारी जमीन ही मुस्लिमों की थी। तो ऐसा कर करके आप दावा कैसे कर सकते हैं? हाँ, एक तो बॉर्डर लाइन आपको बनाना पड़ेगा कि इस बॉर्डर लाइन के बाद, आजादी मिलने के बाद, जिसके पास जो जमीन थी वो उसकी है। देखिए, जो मौजूदा जो बिल लाया गया है ना, वक्फ कानून में जो संशोधन किया गया है, इसमें 40 बदलाव लाए गए हैं। 40 बदलाव का प्रस्ताव है ताकि सभी संपत्ति दावों के लिए अनिवार्य सत्यापन से गुजरना होगा। आप कह दीजिए कि संपत्ति मेरी है। जो मैंने जो मामले उठाए थे फतुहा में, या एक और मामला आया था इसी तरह का, तमिलनाडु का वक्फ बोर्ड ने तिरुचेंदुरई गांव पर अपना दावा कर दिया था। तो फतुहा में भी यही किया था, वहां पे एक भी मुस्लिम परिवार नहीं थी, सारी संपत्ति वक्फ की बताई जा रही है। तो ये अगर वक्फ के पास कोई संपत्ति आ रही है तो उसको कई प्रमाणों से गुजरना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं भाई, जिसकी संपत्ति है उसी की संपत्ति रहनी चाहिए ना। आपको असीमित अधिकार कैसे दिए जा सकते हैं? वक्फ बोर्ड की संरचना और कामकाज को बदलने के लिए धारा 9 और 14 में संशोधन करना है, जिसमें महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया है। सबसे जो इंटरनल बात मुझे लग रही है कि मुस्लिमों की जो आपत्ति है वो महिलाओं को अधिकार देने को लेकर के। महिलाएं इसमें आ जाएंगी तो वो नहीं, मुझे जो लगता है कि वो नहीं चाहते हैं। और साथ ही साथ ये जो मनमाना तरीके, उनको जो असीमित अधिकार दे दिए हैं उसको कर्टेल किया गया है। इसको लेकर के ही उनका ये सारा का सारा है कि सत्यापित क्यों किया जाएगा। तो सर, आपको क्या लगता है कि इस बोर्ड के लिए कि कुछ मानदंड तय कर देने चाहिए कि इसके दायरे में रहकर ही आप अपने जगह का अधिग्रहण कर सकते हैं, या फिर मतलब वहां तक आप उस चीज को सीमित कर सकते हैं? हमें बिल्कुल है ना कि ये जमीन, अब ये भी है क्या कि अगर मैं मुस्लिम बन रहा हूँ तो मैं 5 साल बाद अपनी संपत्ति को दे सकता हूँ, और उसके लिए प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया के तहत हमको गुजरना पड़ेगा। ये नहीं कि मनमाने तरीके से हमने कह दिया कि हमने अपनी जमीन दे दी। मान लीजिए कि हमने कोई जमीन जबरन हथिया ली है, रसीद कटा लिया पहले, वो जमीन की जो विवादित जमीन है, और आपने कह दिया कि विवादित जमीन है तो हम वक्फ को दे देते हैं, और वक्फ उसको अपना ले लिया। वक्फ ले लिया तो फिर आगे अभी जमीन का पार्टीशन नहीं तय हुआ है, जमीन का किसका क्लेम तय नहीं हुआ है, और आप वक्फ को दे दीजिएगा तो वक्फ अपने पास रख लेगा। तो प्रक्रिया जो है, जमीन के हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी तरीके से अगर होती है, और कोई मुस्लिम ही करेगा ना वक्फ को हस्तांतरित, तो वो भी 5 साल जो नियम कहता है, वो 5 साल के पहले अगर मुस्लिम बना है तो वो अपने उचित संपत्ति को वक्फ को दान कर सकता है। इसमें कहीं कोई विवाद ही नहीं है। तो आज हमने हमारे वरिष्ठ पत्रकार के साथ वक्फ बोर्ड से संबंधित विवाद में रहे कुछ सवालों पर हमने चर्चा की। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।